हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सिलिकॉन गुरुकुल। आरबीआई के एक रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के ग्रॉस एनपीए में एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है। मार्च एंड 2023 में ये 3.9% हुआ करता था, जो घटकर सितंबर 2023 में 3.2% हो गया। एंड वी आर ग्रेटफुल दैट दिस हैपेंड। सो आरबीआई के डाटा का एक यहाँ आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं। ये ग्रॉस एनपीए ऑफ बैंक्स, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एडवांसेस यहाँ आपको दिखाया गया है। ये 2011 से हम देख रहे हैं कि ये बढ़ता ही गया, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 2019 से यहाँ डिक्लाइन आना शुरू हुआ है, और 2023 में तो यहाँ बहुत ही प्लीजेंट न्यूज हमें सुनने को मिल रहा है। अब नाउ सम इंफॉर्मेशन अबाउट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखो, किसी भी बैंक के लिए अगर हम देखें तो बैंक के पास दो चीज़ें होती है। एक होता है उसके पास डिपॉजिट, और दूसरा होता है उसके द्वारा दिया गया लोन। आपको अगर ऐसा लगता है कि डिपॉजिट उसके लिए एसेट है, तो ऐसा नहीं है। डिपॉजिट उसके लिए एसेट नहीं है, क्योंकि डिपॉजिट के अगेंस्ट तो उसे उल्टे ब्याज पे करने हैं, ठीक है। उसे तो उल्टा ब्याज ही देना है, लेकिन लोन पर उसे क्या होने वाला है? लोन पर बैंक कमाएगा ब्याज लेकर। तो उसका एक्चुअल एसेट क्या है? लोन है। तो लोन किसी भी बैंक का एसेट होता है। एसेट मतलब होता है संपत्ति। तो जैसे हमारा संपत्ति, हमारा ये चैनल है जहाँ मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ और आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, उसी तरह से बैंक का एसेट होता है उसका लोन, जो लोन उसने दिए हैं, क्योंकि उसी लोन से उसे कुछ इंटरेस्ट मिलने वाले हैं। और कोई भी ऐसा लोन हो जिस पर उसे इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाए, तो माना जाता है दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऐसा एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। जिस लोन पर उसे ब्याज आ रहे हैं, इसका मतलब वो परफॉर्मिंग एसेट है, वो परफॉर्म कर रहा है, वो कुछ करके दिखा रहा है, वो कुछ कमा के दे रहा है। लेकिन जो लोन से इंटरेस्ट आना बंद हो जाए, दैट मीन्स वो कुछ कमा के नहीं दे रहा है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, वो नालायक लोन हो गया। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो कोई भी बैंक अपने एनपीओ को कैसे क्लासिफाई करता है? तो बैंक ऐसा तय करके रखता है कि ऐसा कोई भी लोन पेमेंट जिसके लिए उसे 90 दिनों से अधिक तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिला है, तो माना जाता है कि वो एनपीए हो गया, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया अब। ठीक है। क्या याद रखना है आपको कि 90 दिनों से अधिक उसमें अगर उसे इंटरेस्ट नहीं मिला है किसी भी लोन के ऊपर, तो वो लोन क्या हो जाता है? तो वो लोन नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर हो जाता है। एग्रीकल्चर के केस में ये टू क्रॉपिंग सीजन्स होता है। तो दो क्रॉपिंग सीजन तक अगर किसी ने एग्रीकल्चर लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया है, तो माना जाएगा कि वो एग्रीकल्चरल लोन भी एनपीए हो गया है। फिर एनपीए को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। सब स्टैंडर्ड एसेट। अगर कोई एनपीए डिक्लेयर हो गया, यानी कि 90 दिन तक वहाँ ब्याज नहीं मिला, लेकिन यही स्थिति 12 महीनों तक लगातार रह गई, तो फिर माना जाता है कि वो एनपीए अब क्या हो गया है? सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया है। उसके बाद फिर होता है डाउटफुल एसेट। अगर कोई ऐसा एसेट है जो देखो 12 महीने तक एनपीए रहा, तो वो सब स्टैंडर्ड हो गया। फिर 12 महीने तक अगर सब स्टैंडर्ड रहा, तो वो डाउटफुल एसेट हो गया। और एक पॉइंट आएगा कि ये क्लियर हो जाएगा कि जो भी एसेट है वो अनकलेक्टेबल है, वो कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वो लोन रिकवर किया ही नहीं जा सकता है, और देर इज लिटिल और नो होप ऑफ रिकवरी, तो माना जाता है कि वो अब लॉस एसेट हो गया है। तो जीएनपीए और नेट एनपीए क्या है? तो जीएनपीए यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ एनपीएज विदाउट डिडक्टिंग द प्रोविजनल अमाउंट। यानी कि प्रोविजनल अमाउंट का मतलब होता है जो बैंक के द्वारा जो खर्च होता है ना, किसी भी लोन को रिकवर करने में जो भी बैंक के द्वारा खर्च होता है, उसी को प्रोविजनल अमाउंट कहा जाता है। कभी कभी बैंक लॉलीपॉप देती है कि देखो, ठीक है, मैं तुम्हें इतना रुपए माफ़ कर देता हूँ, मैं तुम्हें उतना रुपए, कुछ कुछ माफ़ करने की बात होती है। तो वो जो कुछ भी खर्च करता है ना बैंक अपने तरफ से, ताकि कुछ ना कुछ तो वसूल हो जाए, तो उसी को कहा जाता है प्रोविजनल अमाउंट। तो प्रोविजनल अमाउंट को हटाकर बात करें तो उसे कहा जाता है ग्रॉस एनपीए, और प्रोविजनल अमाउंट को माइनस करके जब एनपीए निकाला जाता है तो वो होता है नेट एनपीए। नाउ सम इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोविजंस टू डील विद एनपीएज इन इंडिया। तो सबसे पहले है आरडीबी एक्ट 1993, रिकवरी एंड डेट्स ड्यू टू बैंक एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो हाल ही में मैंने करंट अफेयर्स में आपको ट्राइब्यूनल्स के बारे में बताया था। तो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स एंड डेट रिकवरी एपेलेट ट्राइब्यूनल्स के बारे में भी आपको बताया था, जिनके पास हाई कोर्ट का पावर होता है, और ये क्विकली एडजुडिकेशन करते हैं और रिकवर कर देते हैं सारे डेट का जो बैंक ओ करता है एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ओ करता है। देखो,
सीधी सी बात होती है, अगर कोई देने लायक है और वो मना करने लगे कि नहीं मैं इंटरेस्ट पे नहीं करूँगा, बैंक को लोन दोबारा नहीं पे करूँगा, इन दैट सिचुएशन इस तरह का एक्शन ये ट्राइब्यूनल्स के द्वारा लिया जाता है। उसके बाद है एक 2002 में लाया गया था ये एक्ट, सरफेसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो ये इम्पावर करता है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू टेक पोजेशन एंड सेल सिक्योर्ड एसेट्स बाय ऑफ डिफॉल्टिंग बोरोवर्स विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। अगर किसी ने लोन लिया, लोन लेकर एक बड़ा सा मकान बना लिया है और ये क्लियर है लोन में कि उसने मकान बनाया या फिर वो मकान उस व्यक्ति का ही है जिसने वो लोन लिया था, तो बैंक को ये पावर है, बैंक को ये डायरेक्ट पावर दिया गया है कि बिना आप किसी कोर्ट इंटरवेंशन के आप उस डिफ़ॉल्टिंग बोरोवर का, यानी कि ऐसा बोरोवर जो इसके पास लोन चुकाने की क्षमता है लेकिन वो सीधे-सीधे मना कर रहा है, उसे कहा जाता है डिफ़ॉल्टिंग बोरोवर। तो डिफ़ॉल्टिंग बोरोवर के संपत्ति पर आप डायरेक्ट कब्जा कीजिए, पोजेसन कीजिए, उसे बेचिए, अपना लोन रिकवर कीजिए। ये पावर आपको डायरेक्ट इस सरफेसी एक्ट से बैंक को मिल जाता है। ओके, तो बैंक अपना कोई भी एनपीए रिकवर कर सकता है। और तीसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2016 में लाया गया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो ये एक फास्ट ट्रैक कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस प्रोवाइड करता है फॉर स्ट्रेस्ड एसेट्स। मान लो कि किसी ए व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया है और लोन लेकर उसने एक कंपनी शुरू किया अपना, तो कंपनी में बहुत सारी बातें होती है। ज़मीन सबसे पहले तो लैंड लिया होगा, फिर उसके बाद उस पर बिल्डिंग बनाया होगा, फिर बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे एसेट्स उसने लगाए होंगे, हर चीज़ का एक कीमत होता है। अब मान लो कंपनी नहीं चला, तो उसने तो मेहनत किया था बेचारा, तो फिर अब क्या होगा? तो अब ये जो आईबीसी कोड है 2016 का, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस चालू होगा और इसके सारे एसेट्स की गिनती की जाएगी, यानी कि पूरा का पूरा इसका इवैल्यूएशन किया जाएगा कि लोन कितने का लिया था। सपोज 10 करोड़ का लोन लिया था, ये पूरा एसेट टोटल जोड़ के कितना हो रहा है, तो 8 करोड़ हो रहा है। तो बैंक को बोला जाएगा कि 1 करोड़ थोड़ा सा आप यहाँ पर बर्दाश्त कीजिए, और ये भी कहीं से 1 करोड़ का लोन और इकट्ठा करेगा, तो फिर ये बैंक को पे आउट कर देगा और ये जो लोन लिया था ए, वो फ्री हो जाएगा और फिर उसे कुछ भी नहीं सोचना है, अब फिर वो नया बिजनेस करेगा। तो ये एक छोटा सा मैंने ब्रीफ में आपको बताया कि ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी कोड 2016 क्या है। नाउ सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। तो सबसे पहले है राइट ऑफ। राइट ऑफ का क्या मतलब है? देखो, कोई बैंक में कोई लोन अगर एनपीए हो चुका है एंड इट इज़ अनलाइकली टू बी रिकवर्ड, अब उसके रिकवरी होने की कोई चांस नहीं है, तो बैंक अपने बैंक बुक से उसे रिमूव कर देता है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो बोरोवर है उसे नहीं चुकाना है। दिस एक्शन डज नॉट एब्जॉल्व द बोरोवर फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू रीपे बट एक्नॉलेजेज द अनलाइकलीहुड ऑफ रिकवरी। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है बोरोवर की तरफ से, बोरोवर इसमें खुश नहीं हो सकता है। और अपग्रेड्स क्या होता है? देखो, मैंने अभी तुरंत बताया कि जो एनपीए होता है उसे सब कैटेगराइज्ड किया गया है, जैसे सब स्टैंडर्ड एसेट और डाउटफुल एसेट। तो मान लो कि कोई एनपीए डाउटफुल एसेट के कैटेगरी में जा चुका है, लेकिन उसके बाद जो बोरोवर है वो आता है और वो बोलता है कि चलिए जितने ईएमआई थे उतने ईएमआई तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उसके इंटरेस्ट मैं अभी पे कर दूंगा। तो अगर वो उसके इंटरेस्ट पे कर देता है ना, तो वहाँ क्या होता है कि उसका अपग्रेडेशन होता है, यानी कि वो जो उसका लोन, जो उसका जो भी एसेट था उसके रिगार्डिंग वो डाउटफुल हो चुका था, तो उसे अब सब स्टैंडर्ड एसेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से अपग्रेडेशन होता है। अगर कोई वहाँ पर आकर बात करे, जो इंटरेस्ट है वो पे करे, तो ऐसा होता है। और रिकवरी नाम से ही क्लियर है कि अगर कोई भी ऐसा एनपीए है जो बाद में उसका कुछ हद तक भी रिकवरी करके उसे सेटल किया जाए, तो दोज आर टर्म्ड एज रिकवरीज। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करंट अफेयर्स में जितना बन पड़ता है। देखो, इकोनॉमी के डिटेल्ड सेशन में तो खैर बात ही अलग होती है, लेकिन यहाँ मेरी कुछ लिमिटेशंस है, दैट्स वाई मुझे थोड़ा फास्ट भी चलना पड़ता है, कुछ फंबल भी होते हैं। सो दिस वाज द टॉपिक। ऑन दिस नोट आई एम कंक्लूडिंग द सेशन, बट बिफोर मूविंग आई वांट टू से यू समथिंग दैट आपका किसी भी तरह का इंटरेक्शन, चाहे आप लाइक, कमेंट, शेयर या सब्सक्राइब करें, इट प्रोवाइड्स अस इनॉर्मस एनर्जी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।